नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। और पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है, जो कि भाषा विकास को लेकर चर्चा करती है, भाषा विकास को लेकर हमें बोध करवाती है। और इसी भाषा विकास के अंतर्गत ये भी बताने का प्रयास किया गया है विद्वानों के द्वारा कि भाषा जब व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात आती है, बालक के या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात आती है, तो उसमें उन सभी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या सभी विकासों के साथ साथ उसका एक भाषाई विकास है वो भी होना, समय पे होना चाहिए, ताकि बालक का भाषाई विकास जितना अधिक संवर्धित होगा, जितना अधिक विकसित होगा, उसको समाज में उतना ही अधिक प्रतिष्ठा का प्राप्त जो पद है वो प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति की मैंने उदाहरण के माध्यम से ये भी समझाने का प्रयास यहाँ पर किया था कि यदि कोई व्यापारी अच्छा व्यवहार करता है, अपने जो ग्राहक हैं उनके साथ में मधुर वाणी का प्रयोग करता है, तो जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, उसे अधिक से अधिक पसंद करेंगे और दिन प्रतिदिन की जो वस्तुएं हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, उसे खरीदने के लिए लालायित रहेंगे। तो बात बिल्कुल है कि वाणी का प्रयोग हम जितना अधिक सही और सटीक ढंग से करेंगे तो हमारा भाषाई कौशल विकसित होगा। और भाषाई कौशल विकसित होता है साथियों तो हमें समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान का पद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। और आज का जो हमारा प्रकरण है भाषा विकास के सिद्धांत को लेकर। साथियों, भाषा विकास की सिद्धांत की इस चर्चा में हमने सबसे पहले मैं एक बार पुनः बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने जो सिद्धांत को पढ़ा है वो है रुचि का सिद्धांत। और रुचि के सिद्धांत में हमने यही जानने का प्रयास किया है कि रुचि के सिद्धांत में हम बालक की रुचि के अनुसार उसे शिक्षण कार्य करवाएंगे। द्वितीय नंबर पर हमने पढ़ा है सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत। इस सिद्धांत में किस एक सिद्धांत को क्रियान्वित किया जाएगा कि जैसे बालक को सरल विषय वस्तु का ज्ञान पहले कराया जाए, तत्पश्चात उसे कठिन विषय वस्तु या शब्दावली का ज्ञान कराया जाए। तीसरे नंबर का जो सिद्धांत हमने अध्ययन किया था सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की बात का जो सिद्धांत है यहाँ पर, ये बात को यहाँ पे बताता है, इस बात का वर्णन करता है कि सामान्य बातों के बारे में या सामान्य सिद्धांतों या शब्दों के बारे में पहले बताया जाए, उसके पश्चात में विशिष्ट बातों के बारे में अध्ययन कराया जाए, जिससे कि बालक क्या करेगा, उसे अधिक से अधिक ग्रहण करने का प्रयास करेगा। उसके बाद में हमने नंबर 4 पर जिस सिद्धांत को समझने का प्रयास किया था वो सिद्धांत था यहाँ पर सामाजिकता का सिद्धांत। साथियों, हमने ये भी समझा था कि जिस बालक का सामाजिक विकास, सामाजिक जो विकास है या सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो जितनी तीव्र होगी, बालक का भाषाई विकास भी उतना ही तीव्र होगा। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है साथियों, विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत। साथियों, जब बालक अपने शिक्षक, अपने मित्र, अपने परिजन, अपने विद्यालय में शिक्षकों के साथ में जब विचारों का आदान प्रदान करता है तो अनेक साहित्यिक शब्दावली को सीखता है, साहित्यिक विचारों को जानता है और जिससे कि उसकी भाषा के विकास को एक हवा मिलती है, एक दिशा मिलती है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था बहुभाषिकता का सिद्धांत। बहुभाषिकता का सिद्धांत यहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा में है कि बहुभाषिकता का सिद्धांत व्यक्ति जब अपने एक से मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा के ज्ञान को प्राप्त करता है तो अध्यापक का ये दायित्व बनता है कि उसे एक से अधिक भाषाएं सीखने में मदद करें, उसे अभिप्रेरित करते रहे, न कि उसके मन में किसी भी भाषा या किसी भी अन्य विषय वस्तु या व्यक्ति के प्रति उसके मन में द्वेष उत्पन्न न होने दे। यदि होता भी है तो उसे सहज रूप में दूर करने का प्रयास करें और उसे नवीन भाषा सीखने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें, क्योंकि एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा को सीखने में हमेशा सहायता प्रदान करता है और ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा भी है।
अगला जो बिंदु हमने अध्ययन किया था विविध विधाओं के सृजन का सिद्धांत, इसमें ये होगा साथियों कि विविध साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से बालक अपनी रुचि के अनुसार उस विधा को अपनाकर भाषा के ज्ञान को अर्जन कर सकता है। अगला जो बिंदु हमने पढ़ा था क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब साथियों क्रियाशीलता के सिद्धांत में हमने इस बात को जानने का प्रयास हमने इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में किया था कि क्रियाशीलता के सिद्धांत में बालक जब यूं कह सकते हैं कि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर का बालक होता है तो वो हमेशा क्रियाशील बना रहता है। यदि अध्यापक उसे डांट कर या उसे समझाकर या निर्देशों के माध्यम से चुप रहने के लिए कहता है तो भी बालक कुछ समय या कुछ क्षण के लिए चुप रह जाएगा, लेकिन उसके मन में हलचल उत्पन्न होगी, क्रियाशीलता वो करेगा। तो साथियों क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाकर यदि अध्यापक क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन शिक्षा के साथ में सह शैक्षिक गतिविधियों के रूप में आयोजित करता है तो बालक उस गतिविधियों में अधिक से अधिक रुचि लेगा और अधिक से अधिक रुचि लेने के साथ साथ साथियों बालक रुचि लेगा और उस रुचियों के माध्यम से बालक भाषा अर्जन में एक भाषा अर्जन में अधिक से अधिक अपना भूमिका का निर्वाह कर सकता है और उससे सही और प्रमाणित दिशा में उसका भाषाई ज्ञान को अर्जित करना पाया जाता है। अगला बिंदु जो हमने आज का जो बिंदु है हमारे सामने सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत साथियों इस बात को लेकर यहाँ पर हमें ये बात बताने का प्रयास करता है कि सांस्कृतिक जिस समाज का या जिस जाति का इस वर्ग का सांस्कृतिक विकास जितना अधिक उन्नत होगा उस परिक्षेत्र में जो उन परिक्षेत्र में जो मतलब बालक रहने वाले बालक हैं या उस परिवेश में रहने वाले बालक हैं उनका भाषाई ज्ञान भी उतना ही विकास और विकसित और संवर्धित होगा। उदाहरण के तौर पर साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे हमारे राजस्थान में जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने वाली जातियां हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा जहाँ पर अधिक मात्रा में आयोजित किए जाते हैं तो ऐसे बालकों का जो भाषाई ज्ञान होता है वो उतना ही अधिक उन्नत होता है, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत में हमारे लोकगीत, लोकनाट्य, लघु नाट्य या लोकगीत या लोक कथाओं के माध्यम से अधिक उनको साहित्यिक शब्दावली एवं साहित्यिक गीतों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कि उनको भाषाई उन विधाओं के माध्यम से नृत्य की विधा है, चाहे वो लोकगीतों की विधाएं हैं, लोक कथाओं की विधा है या उस कहानी या ख्यालों जिस पुराने ज़माने में ख्याल होते थे तो उनके माध्यम से बालक अपनी रुचि के अनुसार उनमें रुचि दिखाता है और रुचि के अनुसार उस शब्दावली को ग्रहण करता है और भाषा में उसका अर्थ जानने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं ये समझने का प्रयास होता है कि सांस्कृतिक विकास भी बालक की भाषा अर्जन में बहुत अधिक सहायक साधन के रूप में एक कार्यरत होता है। उसके बाद में साथियों हमने पढ़ा है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अब साथियों अभिव्यक्ति का सिद्धांत यहाँ पर जो हमें दिया गया है तो अभिव्यक्ति का सिद्धांत किस प्रकार से हमारे लिए कार्य करता है। बालक सदैव अधिक से अधिक मान लीजिए कि बालक हमेशा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के प्रयास करता है, चाहे वो माता पिता से हो, अपने साथियों से हो, अपने अध्यापक जी से हो। तो साथियों आपने देखा होगा कई बार या अनुभव भी किया होगा कि बालक जब अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और जो उसकी बात को ध्यान से सुनता है, उसकी बात को समझता है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक तो बड़े बुजुर्ग या फिर उस बालक के जो शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, उस बालक की बात को ध्यान से सुनता है तो बालक उनके प्रति 100% होता है, उनको हमेशा सम्मान देता है और उनको अपने मन की, अपने घर की, आस पड़ोस की सारी बातें बताता है। तो क्योंकि बालक को पता है कि मुझसे ये लगाव रखते हैं और मेरी बातों को महत्व देते हैं, इसलिए साथियों हमने देखा होगा कि बाल केंद्रित का सिद्धांत, NCF, RT एक्ट ये सब क्यों हुए कि बालक की बातों को, बालक के व्यवहार को उपेक्षित न समझकर बालक को महत्व दिया जाए। इसलिए बाल केंद्रितता का सिद्धांत, NCF का सिद्धांत या RT एक्ट को लाने की जरूरत यहाँ पर हमारे भारत सरकार को और राज्य सरकारों को पड़ी है, ताकि बालक को सम्मान और महत्व दिया जाए और केंद्र बिंदु बालक को मानकर अध्ययन अध्यापन कार्य कराया जाए। तो साथियों बालक जब अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो बालक नई नई शब्दावली, नई नई अपने वाक्य रचना, शब्दों रचना
एवं उसकी अर्थों के बारे में जानकारी हासिल करता है। इसलिए साथियों, अध्यापक को चाहिए कि वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करता है तो उस दौरान बालक को अधिक से अधिक कक्षा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और ये मान लीजिए कि शिक्षक को एक केवल निर्देशक के रूप में, एक प्रॉपर एक गाइड के रूप में क्लास में व्यवहार करना चाहिए और बालकों को अधिक से अधिक करके सीखने के सिद्धांत को महत्व देना चाहिए, ताकि बालक यदि क्लास में बोलता रहेगा तो बालक स्वयं उसका भाषाई कौशल विकसित होगा, संवर्धित होगा और साथ में भाषा के प्रति उसकी रुचि भी जागृत होगी। तो साथियों, हमने आज 10 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, भाषाई सिद्धांतों के बारे में। तो हमने इस निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो भाषाई विकास के जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं, ये भाषाविदों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही निष्कर्षों के माध्यम से, बहुत ही विचार विमर्श के माध्यम से इन सिद्धांतों को तैयार किया है। तो हमें भाषा विकास के सिद्धांतों को, एक जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, पूर्णतया बाल केंद्रित हैं, इन सिद्धांतों को अपने भाषाई विकास के ज्ञान में क्रियान्वित करना चाहिए। तो साथियों, आज ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।